हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू लॉ वाला। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। तो जैसा कि पूरे देश में इस टाइम खुशियों की लहर दौड़ चुकी है क्योंकि राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है, तो आज हम जानेंगे कुछ मैग्निफिसेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू राम मंदिर और उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये राम मंदिर का इनॉग्रेशन, जैसे कि सभी इस टाइम देशवासी जानते हैं कि 22 जनवरी को 2024 को राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। यहाँ पर जितनी भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बुकिंग्स हैं आरती के पासेस को लेके, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं जनवरी 16, 2024 ऑनवर्ड्स। और यहाँ पर ये मंदिर का इनॉग्रेशन होने बहुत जल्दी वाला है। ये ऐसा कुछ दिखने वाला है हमारा राम मंदिर। ये इसका प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट पिक्चर थी। तो इस तरीके से कुछ एक ब्यूटी है, जो इसके स्कल्पचर्स की ब्यूटी है वो कुछ इस तरह से हमें दिखने वाली है। राम मंदिर का एक्चुअली में सबसे पहले देखा जाए तो जितने भी यहाँ पर डिस्प्यूट्स हुए थे, सुप्रीम कोर्ट का 2019 में फाइनल वर्डिक्ट आया। तो जो ये डिस्प्यूट्स थे सबसे पहले 1949 में शुरू हुए। यहाँ पे हिंदूज का कहना था कि ये राम जन्मभूमि है, जबकि मुस्लिम्स का ये मानना था ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है क्योंकि यहाँ पर उनका बाबरी मस्जिद था। 1992 में जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिश हुआ तो ये मैटर कोर्ट में गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया। और उसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइनल जजमेंट दिया, जिस केस का टाइटल था एम सिद्दीकी देयर वर्सेस महंत सुरेश दास एंड अदर्स, जहां पर कोर्ट ने ये फाइनल वर्डिक्ट दिया 9 नवंबर 2019 को कि यहाँ पर ये जो लैंड है, जो डिस्प्यूटेड लैंड है, ये राम जन्मभूमि मानी जाएगी और यहाँ पर उनके डेटीज का स्थापना की जाएगी और मंदिर का इनॉग्रेशन प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया। इसके बाद यहाँ पर ये जो जजमेंट था, लैंड को 3 इक्वल भागों में डिवाइड किया गया, जहां पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकर्स ऑफ लैंड मिली ताकि वहां पर वो अपने मस्जिद का कंस्ट्रक्शन कर सकें। साथ ही अपार्ट फ्रॉम जो मेन डिस्प्यूटेड लैंड थी, वहां पर राम मंदिर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन उस टाइम पर शुरू हुआ। इसके अलावा कुछ मैग्निफिसेंट फैक्ट्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है राम मंदिर के, वो जरूर जानना चाहिए हमें। तो ये जो टेंपल है इसको 10 एकड़ लैंड में बनाया गया है, जिसमें 57 एकड़ में जो पूरा मंदिर का कॉम्प्लेक्स है, जो आसपास का एरिया है, उसका बिल्ड हुआ है। मंदिर की जो हाइट है वो होगी 360 फीट इन लेंथ, 235 फीट इन द ब्रेथ, एंड जो यहाँ पर टॉलेस्ट स्पायर है उसका एक्चुअली में यहाँ पे 161 हाइट रहेगा। जो मंदिर का सबसे ऊंचा गुंबद होगा, जो सबसे ऊंचा सैंक्टम होगा, उसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 161 फीट रहेगी। टेंपल का जो स्ट्रक्चर है वहां पर 5 मंडप बनाए जाएंगे, एक शिखर बनाया जाएगा और साथ ही मंदिर में जितने भी पिलर्स हैं वो टोटली 360 पिलर्स हैं, जिनको बहुत ही बखूबी से लेबर्स ने बनाया है। इस तरीके से रहेगा मंदिर का फ्रंट पिक्चर, जहां पर इस गुंबद की हम बात कर रहे थे। बहुत सारे पिलर्स यहां पर हैं और पूरा मंदिर का कॉम्प्लेक्स एरिया भी है जो 57 एकर्स लैंड में फैला हुआ है। मंदिर को बनाने में बहुत ही प्रिस्टीन मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और ये जो मटेरियल है काफी ज्यादा प्रोमिनेंट मटेरियल में से आते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हाई ग्रेड रोल्ड कॉम्पैक्ट कंक्रीट को यूज किया गया है, जहां पर स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया। पिंक सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है, ग्रेनाइट स्टोन का इस्तेमाल किया गया है, सालिग्राम रॉक का इस्तेमाल किया गया है, कॉपर प्लेट्स, गोल्ड, अष्ट धातु और टीक वुड से ऑटोमेटिकली यहाँ पर सारा मटेरियल जितना है वो इस्तेमाल किया गया है मंदिर की शिल्पकारी में। साथ ही अगर हम जाने तो कॉपर प्लेट कुछ इस तरह से दिखती है, मंदिर का जो पिंक सैंडस्टोन है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, साथ ही जो टीक वुड होती है वो कुछ इस तरह से दिखती है, जो मंदिर को बनाने के मटेरियल्स में यूज किया गया है। इसके अलावा हम बात करें मंदिर की अगर फाउंडेशन डिजाइन की, तो यहां पर 14 मीटर थिक रोल्ड कॉम्पैक्टेड कंक्रीट को यूज किया गया है, जो आर्टिफिशियल स्टोन की शेप में है। मंदिर में 56 लेयर्स यूज की गई हैं कंक्रीट की, फ्लाई ऐश डस्ट की, जिनका इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर 21 फुट ऊंचा थिक प्लिंथ यूज किया गया है, जिसको ग्रेनाइट से बनाया गया है, जो कि मंदिर को मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करेगा ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, मॉइस्चर से, बारिश से कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। साथ ही ग्रेनाइट स्टोन मंगवाया गया कर्नाटका और तेलंगाना से, और पिंक सैंडस्टोन मंगवाया गया है बंस पहाड़पुर से,
जो मंदिर के फाउंडेशन डिजाइन में इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा आपको ये जान के बहुत खुशी मिलेगी कि ये जो 3 स्टोरी मंदिर बनाया गया है, ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाया गया है कि इन केस अगर कोई अर्थक्वेक जैसे ट्रिमोर्स आते हैं तो मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड किया गया है कि वो ऐसे कैलेमिटीज को विथस्टैंड कर सकता है। यहाँ पर 392 पिलर्स बने हैं और टोटल मंदिर में 44 दरवाजे बनाए गए हैं। इन दरवाजों को टीक वुड से बनाया गया है जो कि गोल्ड प्लेटेड दरवाजे हैं। जी हां, बिल्कुल ये गोल्ड प्लेटेड दरवाजे हैं जिनको टीक वुड से बनाया गया है। एस्टिमेटेड एज ऑफ द टेम्पल इज 2500 ईयर्स, मतलब आज ये 2024 में बन रहा है और ये माना गया है कि ये स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये आने वाले 2500 साल तक ये स्ट्रक्चर ऐसे ही टिका रहेगा। जो यहाँ पर आइडल्स हैं, जो भगवान की मूर्तियां हैं, वो बनाई गई हैं कम से कम 60 मिलियन पुराने सालिग्राम रॉक से, जिसको कि गंडकी रिवर से मंगवाया गया है। तो मतलब इतना ज्यादा प्रिस्टीन स्टोन इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर शिल्पकारी में, जो भी भगवान की मूर्तियां, आइडल्स और डेटीज को बनाया गया। इस तरीके से मंदिर का पूरा कॉम्प्लेक्स रहेगा जो पूरा एरिया कवर करेगा। सेंटर में यहाँ पर मंदिर है और पूरा एरिया यहाँ पर रहेगा। मंदिर में आपको ये जानकर खुशी होगी कि एक मंदिर में बेल का कंस्ट्रक्शन हुआ, जिस बेल को अष्ट धातु से बनाया गया, मतलब गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड, टिन, आयरन और मरकरी से इस बेल को बनाया गया, जिसका वेट है अप्रोक्सीमेटली 2100 केजीज। और इस बेल की जो साउंड है वो कम से कम 15 किलोमीटर दूर तक भी सुनाई देगी। तो ये गूंज दूर दूर तक जाएगी, इसकी इतनी ज्यादा यहां पर साउंड में क्वालिटी दिखने को मिलेगी। टाइम कैप्सूल की अगर मैं बात करूं तो मंदिर के फाउंडेशन में, बिल्कुल मंदिर की नींव में एक टाइम कैप्सूल को भी रखा गया है। इस टाइम कैप्सूल को 2000 फीट मंदिर के नीचे प्लेस किया गया है। इस टाइम कैप्सूल का ये काम है कि फ्यूचर में ये टाइम कैप्सूल प्रोटेक्ट करेगा मंदिर की आइडेंटिटी को, कि फ्यूचर आने वाली, आज से 200 साल 100 या 200 साल बाद आने वाली जनरेशन को भी याद रहेगा ये मंदिर कब एग्जैक्टली कौन सी डेट को बना था। तो इस टाइम कैप्सूल का बहुत ही सिग्निफिकेंट यूज रहेगा। राम रसोई विल ऑफर द फ्री फूड ऑन द इनॉग्रेशन डे टू ऑल द डिवोटीज, लेकिन इसके लिए बुकिंग होना भी जरूरी है। तो राम रसोई आपको, जितने भी भक्त हैं, अपने जितने भी डिवोटीज हैं, उनको फ्री फूड और फ्री प्रसाद के बारे में सुनने में आ रहा है, तो वो बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसके लिए सबको अपनी पहले से ही प्रायर बुकिंग्स करनी होंगी। लोगों की जर्नी को कंफर्टेबल बनाने के लिए यहाँ पर अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका भी इनॉग्रेशन कर चुके हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑन 30 दिसंबर, और 10 जनवरी से यहाँ पर फ्लाइट्स को ऑपरेशनल कर दिया गया है। तो कोई भी टूरिस्ट अगर बाय एयर जाना चाहते हैं तो वी हैव अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड अयोध्या एयरपोर्ट, जिसका नाम है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट की लोकेशन है एट नाका इन फैजाबाद। इसके अलावा राम लल्ला डेटी को इतने स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया गया है, यहाँ पर जो राम मूर्ति है उसको इतना सही तरीके से स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया गया है कि हर साल राम नवमी के दिन जब सन रेज उस मूर्ति पर गिरेंगी तो वो एग्जैक्टली जो हमारे भगवान राम की मूर्ति है उनके फोरहेड पर एग्जैक्टली वो मूर्ति के ऊपर सन रेज चमकेंगी। इस तरीके से आइडल को प्लेस किया गया है। इस तरीके से कुछ दिखता है हमारा महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। साथ ही यही नहीं, जो ट्रैवलर्स बाय रेल यहाँ पर ट्रैवल करना चाहते हैं, बाय रेल अयोध्या जाना चाहते हैं, तो अयोध्या धाम जो रेलवे जंक्शन है उसको रीडेवलप किया गया है। ऑलरेडी वो था, उसको रीडेवलप कर दिया गया है और ज्यादा ब्यूटिफाई कर दिया गया है, जिसका नाम अब बन चुका है अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन। तो यहाँ पर ये 2 मेजर रेलवे जंक्शन को कनेक्ट करता है, दैट इज वन इन फैजाबाद। यहाँ पर नॉर्दर्न रेलवे से इसको लिंक किया गया है। 1 किलोमीटर अवे यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा ये राम मंदिर से। तो जो भी डिवोटीज बाय रेल ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, वो बिल्कुल जा सकते हैं राम दर्शन के लिए। इस तरीके से कुछ दिखता है हमारा अयोध्या सिटी का अयोध्या धाम जंक्शन, जिसको न्यूली कंस्ट्रक्ट किया गया है विद द फाइन क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, विद द फाइन क्वालिटी
टेक्निकल सपोर्ट, इस तरीके से इसको बनाया गया है बहुत ही बखूबी के साथ। साथ ही मंदिर की आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो जानने बहुत जरूरी हैं। मंदिर के कंपाउंड के चारों कोने में मंदिर का कंस्ट्रक्शन किया गया है, जहां पर एक कॉर्नर में सूर्य देव का मंदिर, एक कॉर्नर में देवी भागवती का मंदिर, एक कॉर्नर में गणेश भगवान का मंदिर और चौथे कॉर्नर में भगवान शिव का मंदिर बनाया गया है। नॉर्दर्न आर्म में मां अन्नपूर्णा का मंदिर बनाया गया है और मंदिर कॉम्प्लेक्स के साउदर्न आर्म में भगवान श्री हनुमान का मंदिर भी बनाया गया है। साथ ही मंदिर में एक हिस्टोरिक वेल भी बनाया गया है जिसका नाम है सीता कूप। तो जो मंदिर में एक कुआं बना है उसका नाम है सीता कूप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है मंदिर के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो कॉम्प्लेक्स है वहां पर कुछ मंदिर हैं जो प्रपोज मंदिर हैं, मतलब ये फ्यूचर में बनने वाले हैं। तो ये कौन कौन से मंदिर हैं? ये जो मंदिर है ये डेडिकेट किए जाएंगे काफी सारे ऋषियों और गुरु को, जैसे कि महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी एंड द रेवर्ड कॉन्सर्ट ऑफ देवी अहिल्या। तो ये सब कुछ प्रपोज मंदिर हैं जो फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स बनेंगे। साथ ही मंदिर के साउथ वेस्ट पार्ट में एक टीले का निर्माण किया गया है जिसका नाम है कुबेर टीला, और ये जो कुबेर टीला है ये एंशिएंट मंदिर माना गया था भगवान श्री शिव का, और यहाँ पर जटायु था जो उनका बर्ड था, जटायु का भी इंस्टॉलेशन किया गया है। मंदिर के कॉम्प्लेक्स में बहुत ही बखूबी तरह से जितने भी सिस्टम्स और प्लानिंग्स हैं वो भी की गई हैं। तो यहाँ पर जो मंदिर का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर सप्लाई है, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट है, पूरा पावर सप्लाई है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, तो इन सब चीजों को बहुत ही बखूबी तरीके से बनाया गया है। साथ ही मंदिर में जितने भी भक्तजन हैं उनके लिए प्रॉपरली पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर जिसका नाम है पीएफसी को बनाया गया है, जो कि 25,000 डिवोटीज को एक साथ ऑक्यूपाई कर सकता है। साथ ही मंदिर में इन्हीं भक्तजनों के लिए मेडिकल फैसिलिटी और लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा मंदिर में भारत के ट्रेडिशनल और इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, क्योंकि मंदिर के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के दौरान ये खासा ध्यान रखा गया कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ कंस्ट्रक्शन की गई है कि एनवायरमेंटल वाटर का कंजर्वेशन होगा 70%। साथ ही मंदिर कॉम्प्लेक्स का जो 70% एरिया है वो खाली छोड़ा गया है फॉर द ग्रीनरी, टू प्रमोट द ग्रीनरी ऑल्सो, सो दैट इज वाई इट्स एन इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट एज वेल। इसके अलावा अगर हम मंदिर के कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट्स के बारे में बात करें जो कि करंट अफेयर्स के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मंदिर के जो चीफ आर्किटेक्ट्स हैं वो हैं चंद्रकांत सोमपुरा और उनके दो बेटे निखिल सोमपुरा एंड आशीष सोमपुरा। ये वही फैमिली है जिन्होंने सोमनाथ टेम्पल का भी कंस्ट्रक्शन किया था। साथ ही यहाँ के जितने भी डिजाइनर एडवाइजर्स हैं वो IITians रह चुके हैं, फ्रॉम IIT गुवाहाटी, IIT चेन्नई, बॉम्बे, NIT सूरत, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ रुड़की, नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स। तो आप देख रहे हैं कितना ज्यादा चीजों की प्रिसाइज डिटेल्स का ध्यान रखा गया व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग राम मंदिर। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन कंपनी जो इन्वॉल्व हुई है वो है लार्सन एंड टोब्रो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दिया गया टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड को। यहाँ के स्कल्प्टर्स जिन्होंने नक्काशी की है बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डेटीज की और आइडल्स की, वो हैं आपके अरुण योगीराज मैसूर से और गणेश भट्ट एंड सत्यनारायण पांडे। जो मंदिर का मेन एंट्रेंस है उसका नाम रखा गया है सिंह द्वार, और रामायण से रिलेटेड बहुत सारे सिंबल्स और सीन्स को डिपिक्ट किया गया है इस सिंह द्वार में। यहाँ पर जो पिलर्स बनाए गए हैं, पिलर्स और जो वॉल्स हैं मंदिर की, वहां पर बहुत ब्यूटीफुल डेटीज की और जितने भी कार्विंग्स हैं वो बहुत सुंदर तरीके से स्कल्प्टर्स ने यहाँ बनाई है, जितना भी मंदिर का मेन एरिया एंड वॉल्स एंड पिलर्स रहेंगे। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मंदिर का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है उसका नाम है नागरा स्टाइल। ये 5th सेंचुरी AD में डिवाइस हुआ था ये स्टाइल। ये बहुत पुराना स्टाइल है, बहुत ही ब्यूटीफुल काइंड ऑफ स्टाइल है जिसको नागरा स्टाइल बोलते हैं। तो इसके अलावा नागरा स्टाइल में तो मंदिर को बनाया गया है, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट सम बेसिक एलिमेंट्स को भी यूज किया गया है जो कि यूनिक फीचर्स हैं अपने आप में इस मंदिर के आर्किटेक्चर में।
मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो चुका है, इनॉग्रेशन अब बहुत जल्दी होने वाला है, तो इसके पीछे कुछ सिग्निफिकेंस भी जरूर होगा। तो ये सिग्निफिकेंस बहुत अलग अलग तरीके से है। हमारा कल्चर प्रमोट होगा, हमारा टूरिज्म प्रमोट होगा, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। तो हर जगह इंपॉर्टेंस ही इंपॉर्टेंस है इस राम जन्मभूमि के राम मंदिर की। तो आइए जरा जान लेते हैं थोड़ा सा सिग्निफिकेंस के बारे में भी। रिलीजियस सिग्निफिकेंस की बात करें तो जी बिल्कुल, इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन के बाद जितने भी डिस्प्यूट्स थे इंडिया की टू कम्युनिटीज को लेके, हिंदूज एंड मुस्लिम, दे हैव फाइनली पुट एन एंड टू इट, और एक हार्मोनियस रिलेशन के लिए ये बहुत जरूरी था। साथ ही कल्चरल सिग्निफिकेंस भी हो रहा है, क्योंकि अयोध्या एंड राम मंदिर जब कंस्ट्रक्ट हुए तो ये हमारी कंट्री के लिए एक रिच कल्चरल हेरिटेज का सिंबल है, और ये काफी अच्छी बात है हमारे कल्चर के लिए। तो दैट इज व्हाई इट्स अ स्टेप टू सेलिब्रेट इंडियाज रिच हिस्ट्री ऑल्सो। तो जैसा कि हमने कहा कि प्रमोशन ऑफ सोशल सर्विस इज ऑल्सो देयर, क्योंकि मंदिर के आसपास इतने सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का कंस्ट्रक्शन होगा जो कि सोशल सर्विस को प्रमोट करेंगे। जितने भी पुअर एंड डेस्टिट्यूट पीपल हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा हेल्प आउट होगी। तो एक सोशल सर्विस को भी प्रमोट कर रहा है राम मंदिर। साथ ही इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो मंदिर है ये अल्टीमेटली हमारा फॉरेन टूरिज्म, इंटरनल टूरिज्म तो है ही, डोमेस्टिक टूरिज्म तो डेफिनेटली है, लेकिन साथ ही हमारा फॉरेन टूरिज्म को भी और ज्यादा प्रमोट करेगा, जो कि अल्टीमेटली हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी इन्फ्लक्स लेके आएगा। तो नेट नेट देखा जाए तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी बहुत रहेगा हमारे इस ब्यूटिफुल मंदिर की। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो यस, राम मंदिर में जो प्रोसेस इनिशिएट किया गया था, इस वजह से अयोध्या में काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुका है। ऑलरेडी महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन हो चुका है, ऑलरेडी अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा चुका है। साथ ही यहाँ पे रोड से बेटर कनेक्टिविटी रखी गई है। अब जब ये सब चीजें बड़ी हैं तो साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, ये सब चीजें भी साथ साथ सिटी में डेवलप होंगी, जो अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करेंगी और एक इकोनॉमिक खुशहाली लेके आएंगी अयोध्या रीजन में। तो अब जान लेते हैं कुछ करंट अफेयर्स क्विज। काफी सारा हमने पढ़ा राम मंदिर के बारे में, काफी सारे बखूबी फैक्ट्स जाने, तो लेकिन करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ क्वेश्चंस है आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में रिगार्डिंग राम मंदिर कैन बी दीज फॉलोज। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन द भूमि पूजन एंड फाउंडेशन स्टोन ऑफ राम अयोध्या राम टेम्पल वाज डन। तो सबसे पहले यहाँ पे भूमि पूजन और फाउंडेशन स्टोन स्टार्ट कब हुआ था? दैट स्टार्टेड इन August 5, 2020, therefore B is the correct answer. When was the foundation stone of Ram temple first performed? तो सबसे पहले फर्स्ट परफॉर्म कब किया गया? तो it was done on 9th November 1989. How many years took decision to build Ayodhya Ram Temple? तो अल्टीमेटली कितने सालों का डिसीजन रहा कि अयोध्या में राम मंदिर को बनाया जाना चाहिए? That actually took 492 years, क्योंकि बहुत पुराना भी डिस्प्यूट था, तो it actually took 492 years to be this way. इसके बाद बात करते हैं, in which state is Ayodhya located? Definitely ये तो सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश. That is why C has to be the correct answer choice. What was the changed name of Ayodhya? तो पहले अयोध्या का चेंज नेम क्या था? That was फैजाबाद. That is why जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर लोकेटेड है वो फैजाबाद रोड पर ही लोकेटेड है. Therefore A is the correct answer. When was बाबरी मस्जिद अटैक? तो सबसे पहले बाबरी मस्जिद पर अटैक कब हुआ था? That date was 6 December 1992. Who was the Prime Minister of India in 1992 जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ? उस दौरान हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे PV नरसिम्हा राव. Who was the president in year 1992 जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिश हुआ? तो प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव, लेकिन उस दौरान के हमारे प्रेसिडेंट थे मिस्टर KR नारायण. Who was the chief minister of Uttar Pradesh at the time when Babri Masjid was demolished? तो उस टाइम पे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन थे जब ये डिमोलिशन हुआ? It was Mr. Kalyan Singh. That is why C is the correct answer. How many judges of constitutional bench ruled in Ayodhya Ram Janmabhoomi Babri Masjid land dispute? तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट में बैठी थी उसमें टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने थे? अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो डिस्प्यूट था उस दौरान टोटल नंबर ऑफ जजेस जो थे वो थे 5. Therefore B is the correct answer. Among the judges involved in pronouncement of Ayodhya dispute,
Who were the 4 judges besides Judge Ranjan Gogoi? तो Judge Ranjan Gogoi was the Chief Justice of India of that time. उनके अलावा 4 जजेस और थे, क्योंकि 5 जज का बेंच था, तो वो कौन कौन से 4 जजेस और थे? जज DY चंद्रचूड़, जज शरद अरविंद बोबडे, जज अशोक भूषण एंड जज अब्दुल नाजीर. बिल्कुल, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सभी जज वहां पर मौजूद थे उस टाइम पे ड्यू टू इन द जजमेंट प्रोसेस. तो देयर वर 5 जजेस, 4 ऑफ दीज एंड द CJI जस्टिस रंजन गोगोई. In the judgment of Ayodhya dispute, how many acres of land was given for the construction of mosques? तो जैसा कि हमने डिस्कस भी किया डिटेल में, सुन्नी वक्फ बोर्ड को टोटली कितना एकड़ ऑफ लैंड दिया गया टू कंस्ट्रक्ट द मॉस्क? इट वाज 5 acres of land. Therefore, C is the correct answer. When was Babri Masjid built? तो इसका built कब हुआ था कंस्ट्रक्शन इसका? In the historic period of 1528 was the construction happened. When did Supreme Court give its final verdict in Ayodhya dispute? तो ultimately यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना final verdict कब दिया था अयोध्या dispute के regarding? That was 9th November 2019, जब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और ये प्रपोज किया गया कि एक ट्रस्ट को बिल्ड किया जाएगा जहां पर राम मंदिर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन हुआ और ये डिस्कस हुआ कि राम मंदिर को वहां पर बनाया जाए. Where is अयोध्या राम मंदिर लोकेटेड? तो जैसा कि हम जानते हैं अयोध्या की गलियों में ही है राम की महिमा. दैट इज वाई बी अयोध्या इज द करेक्ट आंसर चॉइस. तो अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अयोध्या की गलियों में बसी है राम की महिमा और राम की कहानियां. तो जरूर जाइए, क्योंकि ये हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही प्राउड फील करने का मोमेंट है. धन्यवाद.